बूढ़े ससुर ने सिखाया बहू को सबक। बहू स्वाति ने रसोई घर में झांक कर देखा तो उसकी सास खाना बना रही थी। तो बहू ने अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहा, क्या खाना बन गया हो तो मेरे कमरे में ले आना। सास ने बहू को पलट कर देखा, फिर कहने लगी, खाना बन गया है बेटा, बस थोड़ी देर में लेकर आती हूँ, जल्दी से ले आइए। कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। सरिता देवी जी थाली में खाना लगाने लगी और थाली लेकर बहू के कमरे में गई। बहू खाना खाने लगी तो सास खड़ी हो गई। तो बहू बोली, अब खाना भी खाने दोगी या इधर ही खड़ी रहोगी? जाकर बाकी का काम भी कर लो। सास कमरे से बाहर निकल जाती है और किचन में फिर से आकर जल्दी जल्दी काम करने लगती है। फिर थाली में खाना निकालती है और अपने बेटे के लिए ले जाती है। राहुल सरिता देवी जी का छोटा बेटा है, जो कि दिव्यांग है और अपनी टांगों से चल नहीं सकता और बस अपनी व्हील चेयर पर बैठा रहता है, या जब बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है। सरिता देवी जी उसके लिए खाना ले गई और उसे अपने हाथों से खिलाती हैं। उसके बाद खुद भी खा लेती हैं। सरिता देवी जी खाना खाकर हटी ही थी कि बहू की आवाज़ आती है, कहाँ मर गई, अब यह बर्तन भी उठा ले जाओ। बहू कहती है, अब मेरे लिए एक कप चाय भी बना कर ले आना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो सरिता देवी जी कहती हैं, ठीक है। फिर वह चाय बना करके बहू को देती हैं और किचन का सारा काम निपटाने लग जाती हैं। गैस को साफ करना, बर्तन धुलना, फिर अपने बेटे राहुल के पास जाती हैं। उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। राहुल कहता है, मम्मी आप कितना काम करती हैं, भाभी तो कुछ भी नहीं करती और आप उनका सारा काम करती हैं, आप थक जाती होंगी। सरिता देवी जी थके गले से बोलती हैं, हाँ बेटा, बुरा नसीब है तो क्या कर सकते हैं, जब तक जीवन जीना है तो काम तो करना ही है। अंदर बहू यह सब सुन लेती है और जाकर राहुल को थप्पड़ जड़ देती है। राहुल और सरिता देवी जी रोने लगते हैं तो बहू कहती है, अगर जुबान को बंद नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उसका पति बाहर निकल कर आता है और ससुर किशोर बाबू भी आ जाते हैं। स्वाति उनकी तरफ इशारा करते हुए चुप रहने को बोलती है और दौड़ी दौड़ी पानी लेकर आती है। 5 मिनट बाद अपने ससुर से खाने को पूछती है और दौड़ी दौड़ी जाती है। खाना टेबल पर लगा देती है। ससुर जी के आते ही बहू एक पैर पर खड़ी हो जाती है। सरिता देवी जी बैठी रहती हैं। दोनों बाप बेटे खाना खा लेते हैं। फिर वह अपने पति और ससुर के लिए सारे काम करती है। किशोर बाबूजी की खुद की फैक्ट्री थी। बड़े बेटे को पढ़ाई के बाद अपने साथ ही बिजनेस में लगा लिया था, जबकि छोटा बेटा था वह घर पर ही रहता था। किशोर बाबूजी एक सामाजिक और अच्छे व्यक्ति थे। बाहर से जितने कठोर थे उतने ही हृदय से कोमल थे। जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी एक छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री बना ली। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते थे, किंतु जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण भी अपने घर में किसी नौकर को नहीं रखा था। सरिता देवी जी ने भी अपने पति का हर कदम, हर सुख दुख में साथ दिया था। इसी कारण वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। सरिता देवी जी एक पढ़ी लिखी परंतु सीधी सादी घरेलू महिला थी। झूठ फरेब, छल कपट, लालच करना, यह सब उन्हें दूर दूर तक नहीं भाता था। बस अपने काम में लगी रहती थी और राहुल पर तो जान निछावर करते थे। किशोर बाबूजी अपने दोनों बेटों से बहुत प्रेम करते थे, परंतु दोनों में से ज़्यादा प्यार राहुल को करते थे। किशोर बाबूजी सुबह घर से निकल जाते और देर रात तक लौटते, इसलिए घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस तरह से चल रहा है, इसकी उन्हें भनक तक नहीं होती थी।
क्योंकि उनके हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा था। उन्हें पता ही नहीं चलता कि पीछे उनकी बहू स्वाति उनके बेटे और पत्नी पर अत्याचार करती है, अपने सारे काम कराती है, राहुल को मारती है और घर के सारे काम कराती है। अगर राहुल कभी यह धमकी देता कि मैं पिताजी को सब बता दूंगा तो स्वाति उससे बहुत लड़ती, इसलिए वह कुछ नहीं बता पाते। लेकिन जैसे ही ससुर जी घर में आते, बहू एकदम से संस्कारी बहू का रूप धारण कर लेती। आज भी हर दिन की तरह ऐसा ही हो रहा था। अपने ससुर के आने पर वह एक पैर पर खड़ी हो गई थी। फिर किशोर बाबूजी राहुल के कमरे में जाते और बड़ा बेटा अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे स्वाति भी अपने कमरे में चली जाती है। किशोर बाबूजी पहले अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, फिर राहुल की तरफ, फिर कहते हैं, क्या बात है सरिता, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? थकी सी दिखाई दे रही हो आजकल, कोई बात भी नहीं करती हो। मैं रोज देखता हूँ तुम दोनों ऐसे ही नजर आते हो। मुझे बताओ किस चीज़ की कमी है तुम्हें? कोई दुख हो तो बताओ। तुम दोनों की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन तुम दोनों खुश नहीं दिखाई देते। सरिता और राहुल एक दूसरे को देखने लगते हैं। सरिता की आंखों की भाषा राहुल को मना कर देती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है। आप पूरे दिन फैक्ट्री में थक जाते हैं तो इसलिए आपको ऐसा लगता है। फिर दोनों सर में तेल लगाती है और दोनों सो जाते हैं। फिर वह अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक डायरी निकालकर उसमें लिखना शुरू कर देती है। उसके बाद उसी डायरी को उधर ही छुपा कर रख देती है। किसी को पता नहीं होता कि वह डायरी लिखती है। अगले दिन सुबह सरिता देवी जी उठकर पूजा पाठ के काम में लग जाती हैं। जब तक किशोर बाबूजी उठते हैं तब तक वह भी सोती रहती है। उनके उठने के बाद बहुत जल्दी से काम में लग जाती है। काम में लगने का नाटक शुरू कर देती है और उन सब के जाते ही वह उन दोनों को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। बहू ने अपनी सास और देवर का जीना हराम कर रखा था। उसकी अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन सरिता देवी जी को रोटी बनाने में देरी हो गई तो बहू ने सास का हाथ गरम तवे पर रख दिया। सरिता देवी जी की चीख निकल गई। राहुल माँ की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया और कहने लगा कि भाभी, आज मैं पापा को ज़रूर बताऊंगा कि आपने मम्मी का हाथ जला दिया है। तो बहू देवर को थप्पड़ मार देती है। सरिता देवी जी अपने बेटे के पास दौड़ी जाती हैं और उसे सीने से लगा लेती हैं। माँ बेटे दोनों बहुत रोते हैं। स्वाति उन्हें धमकी देती है कि कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा और वह अपने कमरे में चली जाती है। राहुल कहता है, मम्मी आप मेरे कारण इतने कष्ट मत सहो, आप मुझे मर जाने दो। आज पापा को सब बता दीजिए। वैसे भी भाभी हमें जीते जी ही मार रही हैं। सरिता देवी जी अपने बेटे को गले लगाकर रोती हैं और कहती हैं, बच्चे तू क्यों अपनी जान देगा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तभी किशोर बाबूजी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ससुर के अंदर आने से पहले ही स्वाति पानी लेकर खड़ी हो जाती है। खाना वाना सब लगा देती है। खाना खाने के बाद किशोर बाबूजी राहुल के कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने पर किशोर बाबूजी की नज़र सरिता देवी पर पड़ती है। उनके जले हुए हाथ देखते हैं और राहुल के सर पर चोट देखते हैं तो वह एकदम से चौंक जाते हैं और पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ? तो सरिता देवी जी बहाना बना देती हैं कि गलती से जल गया और राहुल मेरी आवाज़ सुनकर गिर पड़ा था। किशोर बाबूजी सोचने लगते हैं, सरिता देवी जी फिर से तेल लगाकर बेटे को सुला देती थी और अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने बैठ जाती थी। डायरी में लिखकर फिर उसे रख देती थी। वह सो जाती हैं, किंतु आज किशोर बाबू सोए नहीं थे।
उन्हें शक हो गया था, तो अपना शक दूर करने के कारण आज वह जागते रहे और पत्नी के सोने का इंतजार करते रहे। पत्नी के सोते ही किशोर बाबूजी उठे और 1-2 मिनट तक सोचने के बाद अलमारी के नीचे की तरफ रैक बनी हुई थी, उसमें हाथ डाल करके एक डायरी निकाली। उस पर लिखा था, मेरी जिंदगी का सफ़र। आज मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लेकर आए। आज मैं बहुत खुश हूँ। किशोर बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्हें आगे पढ़ने की इच्छा हुई तो जल्दी से ज़मीन पर ही बैठ गए। आराम से डायरी पढ़ने लगे। उस डायरी में सरिता देवी जी ने अपने जीवन के अच्छे बुरे सारे अनुभव लिखे हुए थे। सरिता देवी जी को बचपन से डायरी लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने किशोर बाबू जी को इस बारे में बताया भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था डायरी लिखना। किंतु उन्हें इतना मालूम नहीं था कि सरिता को डायरी लिखने का इतना उत्साह था। फिर वह तेज तेज पन्ने पलटते रहे और पढ़ते रहे। बचपन की यादें पढ़ पढ़ कर मुस्कुराते रहे। फिर अपने नाम की जिक्र पढ़ मुस्कुराते रहे। फिर अपने नाम का जिक्र पढ़कर बहुत खुश हुए। खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। आज बड़े बेटे की शादी का दिन है। इसके बाद से पढ़ते पढ़ते किशोर बाबूजी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसमें सरिता देवी जी ने स्वाति के हर एक अत्याचार का वर्णन किया था, जिसको पढ़कर किशोर बाबूजी के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। आज बहू ने मेरा हाथ गरम तवे पर रख दिया और मेरे बच्चे के सर पर भी दे मारा। हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। किशोर बाबूजी अपनी पत्नी और बेटे से इतना प्यार करते थे और उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा था, इस बात की मुझे भनक तक नहीं थी। सोचकर वह बहुत पछता रहे थे। फिर उन्होंने डायरी को वापस उसी जगह पर रख दिया और अपनी पत्नी के पास बैठ गए। उसको प्यार भरी नज़रों से देखते रहे। उसके सर पर हाथ फेरते रहे। फिर राहुल के कमरे में गए और उसके सर पर हाथ फेरते रहे और बहुत प्यार करते रहे। अब उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला दिख रही थी, किंतु उन्होंने अपनी ज्वाला को ठंडा किया और समझदारी से काम लिया। पूरी रात में 1 घंटा मुश्किल से सोए होंगे। सुबह उठे तो बड़े बेटे से बोले, बेटा आज फैक्ट्री की छुट्टी है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसा कर बहू को लेकर कहीं घूम कर आ। बेटा बहू को तो मौका चाहिए था। यह सुनते ही मानो मन में लड्डू फूटने लगे थे। दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और निकल गए। किशोर बाबू जी ने अपनी पत्नी के हाथ पर बहुत सारे रुपए रख कर बोले, यह लो, तुम शॉपिंग कर आओ। दिल खोलकर करना और अपनी सहेली शीलू के घर हो आना। सरिता देवी जी मना कर रही थी, किंतु उन्हें जबरदस्ती भेज दिया। घर के सब सदस्यों को बाहर भेज दिया और राहुल को 1 दिन के लिए उसकी मौसी के घर भेज देते हैं और बहुत कम समय में जल्दी जल्दी घर में बहुत सारे सीक्रेट कैमरे लगवा देते हैं। शाम तक सब वापस आ जाते हैं और राहुल भी आ जाता है। किशोर बाबूजी अपने और सरिता देवी जी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तीनों भी खाना खा लेते हैं और रोज की तरह सब अपने अपने काम पर जाते हैं और अपने काम पर जाने के बाद रात में सो जाते हैं। अगले दिन से घर जाते ही स्वाति अपने असली रूप में आ जाती है और देवर पर प्रतिदिन की तरह अत्याचार करना शुरू कर देती है और वह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। स्वाति, सरिता देवी जी और तीनों को इस बारे में कोई खबर ना थी। स्वाति इस बात से बेखबर अत्याचार करती रही। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अभी तक तो किशोर बाबू जी ने अपनी पत्नी की डायरी ही पढ़ी थी, तो उनके अंदर इतना गुस्सा था। अपनी आंखों से देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
जब सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया तो किशोर बाबूजी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस से इस पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा, ताकि आगे से कोई भी बहू अपनी सास से छोटे ननद या देवर पर कोई अत्याचार ना कर सके। और घर आ गए। कुछ समय पश्चात लेडी पुलिस आकर स्वाति के हाथों में हथकड़ी डाल देती है और स्वाति चौंक जाती है और पूछती है, मैंने क्या किया है? क्या है यह सब? किस वजह से मेरे हाथों में हथकड़ी डाली है आपने? तो किशोर बाबूजी घर की टीवी पर वह कैमरे की रिकॉर्डिंग चला देते हैं जिसमें स्वाति अपनी सास और दिव्यांग देवर पर अत्याचार कर रही होती है। उसको देखकर स्वाति की रूह कांप जाती है। सरिता देवी के तो होश उड़ जाते हैं। कार्तिक को अपनी पत्नी के लिए दया आती है तो अपने पिताजी को कहता है, पिताजी यह सब क्या है? क्या ड्रामा है? आप घर की बहू को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। किशोर बाबूजी कान के नीचे खींचकर दो मारते हैं। तभी वहां पर वकील आ जाता है। उन्होंने पुलिस स्टेशन से ही फोन कर दिया था। मैं अपनी पत्नी और बेटे पर हुए अत्याचार का बदला खुद ले सकता था, पर मैंने कानून को अपने हाथ में लेने की बेवकूफ़ी नहीं की। मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा, इसलिए मैंने तेरी घटिया पत्नी को पुलिस के हवाले करना ही सही समझा। इसने मेरी जान से ज़्यादा प्यारी मेरी पत्नी और बेटे के साथ जो किया, उसके बदले में मैं इसका गला भी दबा सकता था, लेकिन मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया और घर में मैंने कैमरे लगवा दिए हैं। मेरी पत्नी सरिता और राहुल को जान से मारने की धमकी देती थी। अब तुझे कानून से बचने के लिए समय, पैसा और जीवन सब चाहिए होगा। अब सड़ना पूरी जिंदगी तू जेल में। यह सुनकर स्वाति और कार्तिक रोने लगते हैं। कार्तिक कहता है, पिताजी अत्याचार स्वाति ने किया, आप इसे ही जेल भेजो। मैंने नहीं, आप इसे ही भेज दो। मुझे अपने साथ रखो, मैंने तो कुछ नहीं किया। स्वाति अपने किए पर शर्मिंदा थी। वह माफ़ी मांगती रही किंतु उसे माफ़ी ना मिली। पुलिस अरेस्ट करके ले गई और किशोर बाबूजी ने वकील के साथ अपनी वसीयत तैयार की, जिसमें लिखा था कि जब तक जीवित हैं मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है, किंतु अगर हम दोनों से कुछ हो जाता है तो हमारी फैक्ट्री का इकलौता वारिस मेरा छोटा बेटा होगा। क्या किशोर बाबू ने सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।